चलिए एक बार फिर क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस के बहुत सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं और देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखो, मैंने फर्स्ट लिया है द्विधारी संख्या पद्धति में आधार होता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आधार कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी नंबर सिस्टम में दो नंबर यूज होते हैं 0 और 1, तो बेस भी कितना होता है इसका 2 होता है। बी नंबर राइट ऑप्शन है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। सही है सर, बढ़ा दो आगे को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं। भाई बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं, ये क्वेश्चन क्लास 8 वाले बच्चों से पता करोगे ना तो वो ही बता देगा जिसने कंप्यूटर पढ़ रखा होगा। और आप तो बीएससी 6 सेमेस्टर सबसे हाई फाई क्लास में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप ए नंबर पे टिक लगाओ। 0 और 1 होते हैं, ठीक है, जिनको आप बिट कहते हो, है ना। बिट की फुल फॉर्म याद है? अरे सब कुछ याद हो जाएगा, घबराओ मत। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम में आधार होता है। इसमें 0 से 9 तक के अंक आते हैं, तो बेस कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है सर। हो गया 10 बेस। हाँ, ऐसे समझ जाओगे, ऐसे पेपर में कर जाओगे, घबरा क्यों रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, ऑक्टेल नंबर सिस्टम में अंकों का भार होता है, यानी कि अष्टक संख्या प्रणाली में अंकों का भार होता है। यहाँ पर BB 8 है और CB 8 है, तो इतना ध्यान देना, अष्टक संख्या प्रणाली में अंकों का भार होता है 8 होता है, ठीक है। किसी भी टिक लगा दो, C पे B पे दोनों सेम ही है। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली निम्न में कौन सी है। बेटा ये बहुत खतरनाक चीज़ है। पता क्यों खतरनाक चीज़ है? यानी कि ये जो सोडस आधारी सिस्टम है ना, इसमें नंबर तो यूज़ होते हैं, साथ में वर्ड भी यूज़ होते हैं, मतलब अक्षर भी यूज़ होते हैं, लेटर भी यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, यहाँ पे लेटर भी यूज़ होते हैं, ठीक है सर। तो तभी तो बोला गया इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि अक्षर और नंबर को मिलाकर जो सिस्टम बना वो होता है हमारा सोडस आधारी। तो सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, राइट ऑप्शन है। अच्छा, किस संख्या प्रणाली में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? अभी बता दिया मैंने, अब तुम खुद से बता दो कि किस संख्या प्रणाली में, ठीक है, अक्षरों का यूज़ किया जाता है। जल्दी बताओ बेटा, खुद से बताओ, मुझे नहीं पता। यहाँ पे डी नंबर पे टिक लगाओ, सोडस आधारी, ठीक है। ओके, किस संख्या प्रणाली में 10 अंक तथा 6 अक्षर इस्तेमाल होते हैं? अरे वाह, आगे देखो, 10 अंक एंड 6 अक्षर इस्तेमाल होते हैं। द्विआधारी, अष्टक, दशमिक, सोडस आधारी। अब इसका नाम क्यों पड़ा सोडस आधारी? क्योंकि इसमें 16 नंबर यूज होते हैं, इसमें 10 नंबर और 6 अक्षर यूज होते हैं। देखो, किसी संख्या प्रणाली में 10 अंक होते हैं और 6 जो हैं वो अक्षर यूज होते हैं, तो 16 हो गया, इसलिए बोला गया इसको सोडस। अरे यार, क्या क्या नाम रख देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडस आधारित संख्या प्रणाली का उपयोग विभिन्न मेमोरी एड्रेस को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? मोटर में, कार में, कंप्यूटर में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन एक ही होगा सर, कंप्यूटर में। मोटर में कहीं यूज़ हो सकता है इसका, कार में, इनमें से कोई नहीं, कंप्यूटर में यूज़ होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 आता है, जब किसी डाटा को प्रतीक के विशेष समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ये ध्यान देना, जब किसी डाटा को प्रतीक के विशेष समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी नंबर, इनकोडिंग, ठीक है। यही इसका राइट ऑप्शन है, इनकोडिंग। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिया है संख्या, ये जो है ना कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है 49, और जो उसका आधार दे रखा है ना वो 10 दे रखा है, जो उसका बेस है वो कितना है 10 है। तो संख्या 49 बेस 10 को बाइनरी में बदलने के लिए कितनी बिट की आवश्यकता होती है? अब इसको यार तुम्हें बदलना पड़ेगा ना, डेसिमल को आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हो ये आपको आना चाहिए। ऐसी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ये भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इसका, 6, ठीक है। 6 बिट की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। कन्वर्ट करके देखो जरा आप एक लोग, ये तो आती होगा ना, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इनमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता, ना आता हो तो सीख लो, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दे पाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे भाई 75 बेस 10 को बदलो बाइनरी नंबर सिस्टम में, ऐसी 110 10, ठीक
ठीक है, बेस 2 को बदलो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो कोई भी नंबर दे सकता है, बस आपको बदलना आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर 6 इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेता हूँ। बाइनरी संख्या 11111 का जो तुम्हारे पास आधार है वो कितना है, 2 का दाशमिक समतुल्य होता है। बेटा फंस गए, आगे देखो 31 होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका ए पे टिक लगा दो, 31। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और लिया, ये सब प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक मॉडल प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा 100 क्वेश्चन का, फिर लगभग पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से फंस जाएगा। अच्छा, दाशमिक संख्या 247 बेस 10 के समतुल्य अष्टक संख्या है। जल्दी बताओ बेटे कौन सी है, मुझे नहीं पता, ए नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ देख के जाना, पर प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। BCD कोड को कहते हैं, देखो BCD कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 8431, बट 8421 होता है। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे डी लगा दिया मैंने, 8431। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संख्या 9 बेस 10। तो यहाँ पे जो ये 19 लिखा हुआ है ना, 19 10, तो ये ऐसे लिखा हुआ होता है बेस। पैर किधर है आपके, ऊपर नीचे, पैर नीचे है तो नीचे लिखा हुआ था पैरों में, 19 के नीचे है यहाँ पे ये 10। ठीक है, ओके सर, ओके। तो यहाँ पर संख्या 19 बेस 10 के बराबर है 11001। ठीक है, बेस 2 के। तो ए नंबर पे टिक लगा दो यहाँ पर बेझिझक। राइट ऑप्शन क्या है मेरे पास, ए नंबर है। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है यार। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास। एक बाइट, फोकस करना ठीक से, एक बाइट में कितने बिट होते हैं भैया, बता दिया मैंने तुम्हें, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, सी नंबर। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिया। घबराओ मत, डरो मत यार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी अष्टक संख्या नहीं है, बताओ जल्दी। एक ऐसी संख्या है जो अष्टक संख्या नहीं है, हैं? अबे यार 19 जो है, 19 क्या है, एक अष्टक संख्या नहीं है। अच्छा, 0 1 10 11 गिनने के बाद अगली बाइनरी संख्या क्या होगी? 0 1 10 11 गिनने के बाद अगली बाइनरी संख्या, आप बोलोगे 12 होगी, 13 होगी, 14 होगी, लेकिन वो बाइनरी नंबर सिस्टम से हट गए, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर आते हैं, 0 एंड 1। तो इनने बोला कि एक तो 0 है, 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है। अब कौन सी होगी, या तो 1 1 1 होगी या 1 0 0 होगी। तो यहाँ पे 1 0 0 होगी। ठीक है, बी नंबर पे टिक लगाओ, अगली बाइनरी नंबर 1 0 0 होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 18। 175 बेस 10 को ओक्टल समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है। तो यार ये कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को सोडस में, ये सब कुछ आप गिरे कोड को इसमें उसमें, ये सारा नंबर सिस्टम देख लिया जाना आप, क्योंकि इनमें से यार 5-10 क्वेश्चन तो पक्का पूछता है। 5-10 नहीं, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो खाली ये नंबर सिस्टम को चेंज करने वाले होंगे। ठीक है, ओके। अब चलो देखते हैं आप कितनी मेहनत करते हो यार। अच्छा, 175, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ, 175 बेस 10 को ओक्टल समकक्ष परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे तुम ए बी पे टिक लगा दो, 257 बेस 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 वाला आता है हमारा। बाइनरी संख्या प्रणाली का रेडिक्स है, जो आपके पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका रेडिक्स मतलब आधार बेस कितना है, 2 होता है। इसीलिए मैंने बोला है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, रेडिक्स पूछ लिया। कभी पूछे कि यार आधार रेडिक्स दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, AB प्लस ABC समतुल्य। यार ये गेट वाला क्वेश्चन मैंने रख दिया क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। तो AC प्लस ABC समतुल्य है हमेशा AB के। ठीक है, ओके, ये गेट का क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में D का अर्थ क्या होता है? एक FB होता है, EB होता है, बट D का अर्थ बताओ क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में D का क्या अर्थ होता है? 10 11 12 13 प्रो मैक्स अल्ट्रा है? अरे नहीं यार, चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 22 हमारा आ गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 75 क्वेश्चन लिया है मैंने बस। दशमलव संख्या 10 का द्विआधारी समतुल्य है। अब देखो यार, दशमलव संख्या 10 है, दशमलव संख्या मेरे पास कितनी है, 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम 10 है। तो इसको जब बदलोगे ना आप काय में, इसको आप बदलोगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो वो आगा सी नंबर 1010 नहीं यार 1010। ठीक है, ओके आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है, बड़ी बड़ा लंबा संख्या दे दिया है, 100 अरे यार 100 और बड़ी संख्या ना दी इसने ये। तो ये बाइनरी को दशमलव में बदलें, बाइनरी नंबर सिस्टम को दशमलव नंबर सिस्टम में आपको चेंज करना है। तो इसका डायरेक्ट भैया मैंने चेंज कर दिया, दिमाग में बदल दिया, 153 आ गया इसका राइट ऑप्शन। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर के जनक कौन है? ये तो सबको पता होता है। ये यार 2 चैप्टर हैं ही ऐसे, तो मैं क्या करूं बताओ यार, ये सब पूरा कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में है, उसके लैंग्वेज वर्क के बारे में है। तो ये है तुम्हारे पास सी नंबर बेबेज, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 से देखो फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर BIT का फुल फॉर्म क्या? आप बताओ मुझे BIT का फुल फॉर्म क्या है? BIP का नहीं, वो तो याद होगी तुम्हें, हैं BIP का, BIT की फुल फॉर्म बताओ, जल्दी बताओ। BIT बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी वैल्यू, बाइनरी इनपुट टैग, बाइनरी इनपुट टाइप, या फिर डी नंबर बाइनरी डिजिट? तो डी नंबर पे टिक लगा दो, बाइनरी डिजिट, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, सामान्य रूप में कितने प्रकार की संख्या पद्धति होती है? सामान्य रूप में कितने प्रकार की संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम होता है? 2 3 4 1, तो यहाँ पे सी नंबर पे टिक लगाओ, 4 होता है, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 28 है, सोडस पद्धति का आधार क्या? 16 है, सोडस है तो 16 होगा ना, यहाँ पे सी का टिक लगाओ, ठीक है, राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 मेरे पास आता है, LCD का क्या अर्थ है? अरे LCD का कोई अर्थ होगा? तो LCD का अर्थ है वो वाला LCD नहीं, मोबाइल की जो डिस्प्ले आती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो वाला यहाँ पे नहीं है। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, बस ए पे टिक लगा दो, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे पास, कंप्यूटर आधारित है दाशमिक संख्या पद्धति पर, द्वि आधारित संख्या पद्धति पर, अष्ट पद्धति पर, या डी नंबर लगा दो उसका षोडश पद्धति पर। तो यार कंप्यूटर आधारित है कौन सी पद्धति पर है? दशमिक संख्या पद्धति पर है, द्वि आधारित संख्या पद्धति पर है, या अष्ट पद्धति पर है, अष्टक पद्धति पर है, ऐसा बोला जाता है इसको। तो बी पर टिक लगाओ, द्वि आधारित संख्या पद्धति पर है कंप्यूटर जो होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 मेरे पास आता है, दी गई बाइनरी संख्या 1001/2 के दशमलव तुल्यांक को ज्ञात कीजिए। बस सी पे टिक लगा दो, 9/10 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी संख्या 101111 का हेक्साडेसिमल है, बताओ जल्दी, हेक्साडेसिमल बताओ यार, जल्दी फास्टली बताओ, मुझे नहीं पता, तुम खुद बताओ यार, तुम खुद बताओ। बाइनरी संख्या 101111 का हेक्साडेसिमल है, तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, बेझिझक 5B, ओके सर लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 फिर से आ गया हमारा, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, इससे दमदार क्वेश्चन कहीं नहीं। BCD की तुलना में ग्रे कोड के क्या लाभ है? आजकल ग्रे कोड बहुत चल रहा है, BCD की जगह ना ग्रे कोड आ गया, तो इनने बोला है कि BCD की तुलना में ग्रे कोड के क्या लाभ हैं? जल्दी बताओ बेटे फास्टली, BCD की तुलना में ग्रे कोड के क्या लाभ हैं? तो बेटे पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है, किसको? कंप्यूटर लैंग्वेज को। अच्छा मैं यहाँ पे देखता हूँ ASC एक्सिस सेकेंड कोड का पूरा नाम क्या है? ये सबको याद होगा। ए नंबर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी नंबर है अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी नंबर है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, डी नंबर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप ए नंबर पर टिक लगा दो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्सेस 3 कोड के गुण क्या हैं? जल्दी बताओ बेटे, एक्सेस 3 कोड के गुण क्या हैं? ये बिना लिमिट का कोड है, इसमें केवल 2 डिजिट होती हैं, इसमें केवल 1 डिजिट होती है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ए नंबर पे टिक लगा दो, ये बिना लिमिट कोड है, ये बिना लिमिट कोड है, ठीक है, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, एक्सेस 3 कोड के 8421 कोड पर लाभ क्या है? भाई एक्सेस 3 कोड के 8421 कोड पर लाभ क्या? जल्दी बताओ फास्टली कि यार एक्सेस 3 कोड के 8421 कोड पर क्या लाभ है? केवल अंगणित में उपयोग, डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग, केवल एक संक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर पे टिक लगा दो, केवल अंगणित में उपयोग, ठीक है। देखते रहो, समझते रहो, दिमाग में फंसा कर लेके जाओ इन क्वेश्चन को, ठीक है भैया, ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपके नंबर का सवाल है, ठीक है। ग्रे कोड 1110 को बाइनरी कोड में बदलिए, ठीक है, यानी कि ग्रे कोड 1110 को बाइनरी कोड में बदलिए, जल्दी बदल दो यार। ग्रे कोड 110 दे रखा है, उसको अगर मुझे बाइनरी कोड में चेंज करना, तो कोड यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ग्रे कोड में चेंज करना तो आता ही होगा आप लोगों से, नहीं आता है ना? तो ऐसे क्वेश्चन देख के चले जाओ, फिर ए पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है, ठीक है। लगा दिया सर, लगा दिया, तो आगे बढ़ा दो फिर। अच्छा किस स्थिति में नैंड गेट का आउटपुट न्यूनतम होगा? भाई किस स्थिति में नैंड गेट का आउटपुट न्यूनतम होगा? ये किस यूनिट का आ गया? यूनिट 7 का आ गया हमारा ये लॉजिक गेट्स का।
मैंने बोला कि किस स्थिति में नैंड गेट का आउटपुट न्यूनतम होगा, जल्दी बताओ। नैंड गेट का आउटपुट न्यूनतम कब होगा? जब सभी इनपुट जो होंगे वो उच्च होंगे, ठीक है। अरे एंड गेट में नोट गेट जोड़ दोगे तो नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर होता है एंड गेट में 1 इंटू 1 होता है, और भैया बाकी सब में 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट हो जाता है, वो नैंड गेट उल्टा हो जाता है। इनका 1 इंटू 1 0 जाता है नैंड गेट में। तो सभी इनपुट कैसे होंगे? उच्चतम होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, सी नंबर पर टिक लगा दो। क्वेश्चन 39 है, यदि दोनों में से कोई भी इनपुट अधिक है तो आउटपुट अधिक है, उपरोक्त कथन दर्शाता है। एक भी इनपुट अगर हाई है ना, 1 है, मतलब हाई 1 और लो जो होता है वो 0 होता। अगर एक भी इनपुट हाई है तो वो ओर गेट ऐसा होता है जो कि आउटपुट आपको देगा। तो यहाँ पे आप टिक लगा दो बी नंबर पे, ओर गेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकगणितीय तर्क गेट है? तो XOR गेट और OR गेट दोनों, यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा गेट एकल इनपुट पर कार्य कर सकता है? भैया निम्नलिखित में से कौन सा गेट एकल इनपुट पर कार्य कर सकता है? एकल इनपुट पे एक ही गेट काम करता है यार। एकल इनपुट पे तो नोट गेट भी काम कर लेता है। वैसे तो चलो मैं नोट गेट पे टिक लगाऊंगा, ठीक है। नोट गेट इज़ अ राइट गेट। क्वेश्चन नंबर 42 है, बुलियन बीजगणित निश्चितता आधारित है तर्क पर, ये तो सबको पता है। लॉजिक पर बुलियन बीजगणित जो है वो आधारित होती है, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 है, इन्वर्टर गेट है हमेशा नोट गेट जो होता है ना वो इन्वर्टर गेट है। अच्छा सार्वभौमिक गेट है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट है, सार्वत्रिक गेट है, यह सार्वभौमिक गेट है। ये गेट कौन से होते हैं? जिसकी सहायता से आप मूल लॉजिक गेट या आधारभूत लॉजिक गेट प्राप्त कर सकते हो, जैसे ओर गेट, एंड गेट, नोट गेट। इस नैंड गेट की सहायता से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आधारभूत गेट है, अरे ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा? ये है ऊपर वाला। क्वेश्चन 44 है, सार्वभौमिक गेट है नैंड गेट, ठीक है। ए पे टिक लगा दो। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, आप सर्व प्रायोजनीय गेट भी कहते हैं इसको, और एक नाम और बताया था मैंने अभी, इसको सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। इसको कई नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, आधारभूत गेट है। तो 3 गेट मैंने बोल दिया आपको, एक तो ओर गेट, एंड गेट, नोट गेट, ढूंढ लो। तो ये नंबर है हमारा आधारभूत गेट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, आधारभूत गेट नहीं है XOR गेट, OR गेट, एंड गेट, नोट गेट। तो OR गेट, एंड गेट, नोट गेट, ये तीनों के तीनों कौन से गेट होते हैं हमारे? ये तीनों के तीनों हमारे मूल लॉजिक गेट होते हैं। बट ये वाला जो है ना ये मूल लॉजिक गेट नहीं होता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, XNOR द्वारा की निर्गत होगी यदि दोनों निवेश 0 हैं। XNOR द्वार होना चाहिए था, द्वार मतलब गेट, ठीक है। XNOR गेट की निर्गत होगी यदि दोनों निवेश ही 0 हैं। तो यहाँ पर क्या है? ए नंबर होगा, बी नंबर 1 होगा, ठीक है, ओके। ठीक है आगे बढ़ाता हूँ। ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल देख रहे हो आप, ये सिंबल किस चीज़ का? इसको बोलते हैं अनंत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? अनंत। अच्छा क्वेश्चन 48 है हमारा, डी मॉर्गन प्रमेय का उपयोग होता है, जल्दी बताओ। डी मॉर्गन प्रमेय का आपने उपयोग क्या कहाँ करा है? अच्छा डी मॉर्गन प्रमेय होती क्या है? इसके 2 कथन हैं, कौन कौन से हैं? पता है कुछ? याद है सब कुछ? अरे यार आप महान हो यार, तुम्हारे याद नहीं होगा तो फिर किसके याद होगा। डी मॉर्गन प्रमेय का उपयोग होता है, ठीक है। ए नंबर पर टिक लगा दो, जटिल लॉजिक गेट को सरल करने के लिए, यानी कि तार्किक द्वारों को सरलीकृत करने में, ठीक है, ठीक है। यानी कि लॉजिक गेट्स को सिंप्लीफाई करने में क्या होता है? डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ होता है। हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश होती है यार, इंग्लिश ले लियो। जब MSc करोगे आप तो आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। अच्छा डी मॉर्गन प्रमेय कौन से तार्किक द्वार के लिए लागू है? ठीक है, डी मॉर्गन प्रमेय कौन से तार्किक द्वार के लिए लागू है? दोनों के लिए, एंड और OR गेट दोनों पे लागू होता है ये, ठीक है। कौन सा गेट, ध्यान देना, कौन से गेट की निर्गत 1 होगी यदि निवेश उच्च हैं? कौन से गेट की निर्गत 1 होगी यदि निवेश कैसे हैं? उच्च है। तो डी की 1 + 1 = 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, XOR द्वार की निर्गत क्या? द्वार मतलब हो गया गेट। XOR गेट की निर्गत क्या है यदि दोनों निवेशी बने? तो यार यहाँ पे सिंपल सी बात है, 0 होगी। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये पढ़ना सही करके, सारे गेट पढ़ना अच्छे से, उनका लॉजिक सिंबल पढ़ना, बुलियन व्यंजक पढ़ना, उनकी सत्यता सारणी पढ़ना, ठीक है। ये जब तुम इतना कवर कर लोगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने यार।
लेकिन आपको पता तो होना चाहिए मूल लॉजिक गेट कौन से हैं, यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, नैंड गेट कैसे बनता है, नोर गेट कैसे बनता है, XOR गेट क्या होता है, बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसका लॉजिक सिंबल क्या होता है, इसकी सत्यता सारणी क्या होती है। ठीक है, जब ये सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, एक बुलंद बीजावली पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, डी मॉर्गन प्रमेय है, देखो डी मॉर्गन प्रमेय होती है तो दो इसके पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है इसका ये वाला, a प्लस बी पे अगर बार लगा हुआ है OR ऑपरेशन को आप चेंज कर सकते हो तो ये a बार डॉट b बार कर देगा। ठीक है, और अगर ऐसे ये a इंटू बी पे बार लगा हुआ है तो ये प्लस में कर देगा, a बार प्लस के b बार कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों दो इसके एजम्पशन होते हैं, यानी कि दो फॉर्मूले होते हैं, ऐसे मान लो। तो यहाँ पर डी मॉर्गन प्रमेय कौन सी है, a प्लस बी, ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, और भैया C नंबर भी नहीं है इसका, a b नंबर पे टिक लगा दो। a प्लस बी पे बार है तो a बार डॉट b बार कर देगा ये। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस C 3 इनपुट सिग्नल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 दिख रहा है आप लोगों को? अरे सर क्यों ना दिखेगा, बड़ी बड़ी आँखें हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिया गया द्वार है तो OR गेट है, सिंपल सी बात है, लगा दो डायरेक्ट, A नंबर पे OR गेट का सिंबल होता है ये बेझिझक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 54 मेरे पास आता है, दिया गया प्रतीक है, ये भी देखो OR गेट में इनने X जोड़ा है तो ये XOR गेट का प्रतीक है, B नंबर XOR गेट का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हमारा आ जाता है अब। अच्छा, एक OR गेट को बनाने में कितने NAND गेट प्रयुक्त होते हैं? अगर आप एक OR गेट बनाना चाहते हो तो उसमें आप कितने NAND गेट का यूज़ करोगे? एक OR गेट को बनाने में कितने NAND गेट का आप यूज़ करोगे? तो भाई एक OR गेट को बनाने में मैं NAND गेट यूज़ करूँगा 3। ठीक है, C नंबर पे टिक लगा दो। ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन 57 है, एक पूर्ण योजक को बनाने के लिए कितने अर्ध योजक की आवश्यकता होती है? एक पूर्ण योजक को बनाने के लिए कितने अर्ध योजक की आवश्यकता होती है? 2 अर्ध योजक की आवश्यकता होती है। अच्छा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध संयोजक में कैरी है, यानी कि हाफ एडर में कैरी कौन सा होता है? ठीक है, हाफ एडर में कैरी कौन सा होता है जल्दी बताओ। A नंबर पर टिक लगा दो, A इंटू बी होता, और हाफ एडर में योग होता है A, ये वाला D नंबर पर टिक लगाओ, A एक्सक्लूसिव B। ठीक है, ओके ओके। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 60 हमारा आ गया। ठीक है, तो गेट से यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि 10-12 क्वेश्चन गेट से पूछता है, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। DTL व TTL परिपथों के आधारभूत द्वार हैं, NAND, NOR, NAND, तो B पे टिक लगा दो, NAND एंड NAND। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 आ गया, बुलियन फलन को सरल करने का ग्राफीय तरीका क्या है? के मैप पढ़ा होगा आपने, के मैप के बारे में पढ़ा है, करनोग मैप बोलते हैं इसको हिंदी में, करनोग मैप। चलिए बताओ जल्दी, के मैप, बाई मैप, एक्स मैप, या इनमें से कोई नहीं? तो के मैप इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 62 आ गया, देखो फिर से डी मॉर्गन थ्योरम आ गई मेरे पास, A प्लस बी प्लस सी। तो देखो तीनों OR ऑपरेशन है, ऊपर नोट का सिंबल लगा हुआ है, तो A प्लस बी प्लस सी क्या कर देगा ये, A बार डॉट B बार डॉट C बार। ठीक है, तो कहाँ पे है ये हैगा A नंबर, A बार डॉट B बार डॉट C बार। ऐसी तोड़ता रख के ये डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, कितना भी जटिल, जब आप किसी जटिल लॉजिक को सोल्व करोगे ना तो आपको डी मॉर्गन थ्योरम पक्का कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी, ऐसी थ्योरम है ये, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, पैरेलल योजक है, सिक्वेंशियल परिपथ, कॉम्बिनेशनल परिपथ, A एंड V दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये कॉम्बिनेशनल परिपथ होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल नहीं होता, कॉम्बिनेशनल परिपथ होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 है, एक 3 बिट का बाइनरी योजक के लिए चाहिए 2 हाफ एडर चाहिए, यानी कि 2 फुल व 1 हाफ एडर। ठीक है, B नंबर पे लगा दो, 2 फुल व 1 हाफ एडर। अच्छा क्वेश्चन 66 है हमारा, एक फुल एडर में निवेशी व निर्गत की संख्या होती है, एक फुल एडर में निवेशी व निर्गतों की संख्या होती है 2 व 1। A नंबर है, B नंबर है 2 व 2, C नंबर है 3 व 3, D नंबर है 3 व 2। क्या लग रहा है आपको, एक फुल एडर में निवेशी व निर्गत की संख्या कितनी होगी? D नंबर पर टिक लगा दो, 3 व 2 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 67 है हमारा, कौन सी युक्ति समांतर डेटा को क्रमिक डेटा में बदलती है? समांतर डेटा को क्रमिक डेटा में बदलने के लिए कौन सी युक्ति का आप यूज़ करोगे? नुक्ति नहीं, वो तो खाने काम आती है, ये युक्ति है, जल्दी बताओ। मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसी का एक भैया नीचे हैगा उल्टा चलने वाला, ये सीधा चलेगा तो वो उल्टा चलेगा। कौन सी युक्ति क्रमिक डेटा को समांतर डेटा में बदलती है? हो गया उल्टा, तो भैया D नंबर हम भी उल्टा कर देंगे, D मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 69। भैया फ्लिप फ्लॉप से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए फ्लिप फ्लॉप को छोड़ के मत जाना, बिल्कुल भी पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप है, कॉम्बिनेशनल परिपथ, मेमोरी तत्व, गणितीय तत्व, B व C दोनों
तो एक फ्लिप फ्लॉप परिपथ होता है मेमोरी तक, ठीक है। यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो, ठीक है। ओके सर, लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, जे के फ्लिप फ्लॉप में टोगल है जब Q बराबर 1 हो, Q बराबर 0, Q बराबर 0 या Q बराबर 1। सी नंबर है निर्गत का विपरीत अवस्था में बदलाव, ठीक है। निर्गत का विपरीत अवस्था में बदलाव इज अ राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, निम्न में एक फ्लिप फ्लॉप नहीं है, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो है ना बी नहीं है, बी फ्लिप फ्लॉप कभी होता ही नहीं है, कभी तो मैंने आज तक थ्योरी में पढ़ाया नहीं, तो इसलिए यही हमारा क्या रॉन्ग, यही हमारा क्या रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि फ्लिप फ्लॉप है, निम्न में से एक फ्लिप फ्लॉप नहीं है, तो डी फ्लिप फ्लॉप नहीं है। क्वेश्चन 72 है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप केवल एक निवेशी रखता है? टी फ्लिप फ्लॉप। टी मतलब समझते हो टॉगल फ्लिप फ्लॉप, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक डी फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके होता है और एसआर होता है। तो सबसे बेस्ट जो होता है ना इसमें वो जेके होता। यहाँ पे टी लगा दो, टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। आगे बढ़ाता हूँ मैं, कौन, यानी कि क्वेश्चन 73 आ गया, कौन सा फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है? तो सिंपल सी बात है, टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। कितना शानदार नाम है यार। क्वेश्चन 74 है हमारा, फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं किस चीज़ के? गणक के, तर्क द्वार के, ए व बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो लॉजिक गेट के बने होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन 75 है हमारा, निम्न में से कौन एक काउंटर नहीं है? गणक कौन सा नहीं है इनमें से? जल्दी बताओ, काउंटर कौन सा नहीं है? आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो काउंटर नहीं होता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, फ्लिप फ्लॉप रह गए यहाँ पे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो कुल हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए इस लेक्चर में? भाई हमने 75 क्वेश्चन कवर किए हैं, और आपको भी ये 75 क्वेश्चन इस तरह से कवर कर लेने हैं जिससे यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में फंसेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।